एक बार इमेजिन कीजिए। आप रोज जो रोड्स देखते हो उन पर एक भी कार नहीं चल रही। पेट्रोल बंक्स के सामने किलोमीटरों लंबी लाइंस लगी हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री सब बंद हो चुके हैं। पूरी दुनिया एकदम से रुक गई है। ये कोई फ्यूचर में होने वाली बात नहीं है। 1973 में सच में हुआ एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस था। उस टाइम अरब कंट्रीज सब मिलकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को क्रूड ऑयल यानी हमारे पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए थे। तब तक क्रूड ऑयल को लाइटली लेने वाली दुनिया को उस दिन उसकी असली पावर समझ आई। अमेरिका जैसे बड़े सुपर पावर कंट्रीज में उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली सिचुएशन आ गई थी। उसी टाइम से दुनिया क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहना शुरू कर दी। सच बोलूं तो रियल गोल्ड से भी आज ये ब्लैक गोल्ड ज्यादा वैल्यूएबल है। असल में ये क्रूड ऑयल पैदा कहां हुआ? एक टाइम पर सिर्फ रात में लाइट के लिए बर्ड्स और फिशेस को जलाने के लेवल से आज दुनिया को कंट्रोल करने तक ये ऑयल कैसे पहुंचा? आज हम इस पूरी बड़ी स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। अगर आप बिना स्किप किए सुनोगे तो आपको एक टाइम ट्रैवल जैसा फील आएगा। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो कि ऑयल के बारे में सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस को ही पता है तो आप गलत हो। एंशिएंट टाइम से ही लोगों को ऑयल के बारे में पता था। एंशिएंट इजिप्ट में मम्मीज को प्रिजर्व करने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते थे। नेटिव अमेरिकन्स को अगर चोट लगती थी तो वो इस रॉ ऑयल को ऑइंटमेंट की तरह लगाते थे। उनका मानना था कि इससे वूंड्स जल्दी हील होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, 347 ईस्वी में चाइनीज लोग ऑयल के लिए 240 मीटर्स डीप वेल्स खोद चुके थे। उस टाइम कोई ड्रिलिंग मशीन्स नहीं थे, इसलिए बैम्बू स्टिक्स को पाइप्स की तरह जोड़कर डीप ड्रिलिंग करते थे। वो ऑयल का यूज सॉल्ट बनाने के लिए करते थे। मतलब ऑयल से सॉल्ट नहीं निकालते थे, बल्कि सी वाटर को हीट करके सॉल्ट अलग करने के लिए ऑयल को फ्यूल की तरह यूज करते थे। 7वीं सेंचुरी में जापान में इस ऑयल को बर्निंग वाटर कहा जाता था। 13वीं सेंचुरी में ट्रैवलर मार्को पोलो ने कैस्पियन सी के पास इस ऑयल को देखा, लेकिन तब तक किसी को यह नहीं पता था कि यह ऑयल कितना पावरफुल बनने वाला है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ा। 15वीं सेंचुरी तक भी लोगों को यह सिंपल आइडिया नहीं आया कि इससे लैंप्स जलाए जा सकते हैं। इमेजिन करो, शाम के 6 बजे के बाद पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती थी। कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अगर रात में लाइट चाहिए होती थी तो अमेरिका, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में लोग सैमन फिश और पेट्रल बर्ड्स को मारकर सुखाते थे और उनके फैट को कैंडल्स की तरह जलाते थे। मतलब थोड़ी सी रोशनी के लिए हजारों बर्ड्स और फिशेस मरते थे। फिर 1700 में एक नया सॉल्यूशन आया, व्हेल ऑयल इंडस्ट्री। समुद्र में बड़े व्हेल्स को मारकर उनके फैट से ऑयल निकाला जाता था और उससे लैंप्स जलाए जाते थे। यह बिजनेस इतना बड़ा बन गया कि उस टाइम अमेरिका के टॉप 5 इंडस्ट्रीज में से एक था। लेकिन इससे व्हेल्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की स्थिति में आ गए। इसी दौरान 1846 में कनाडा के एब्राहम गेजनर नाम के जियो साइंटिस्ट ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया। उस टाइम कोल, ऑयल शेल और बिटुमेन जैसे मटेरियल्स मिलते थे। गेजनर ने इनको रिफाइन करके एक नया ऑयल बनाया, केरोसिन। ऑयल शेल रॉक्स में केरोसिन होता है और इससे फ्लेम जल सकती है। ये लोगों को तब पता चला। आज रोड्स बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो भी बिटुमेन ही है। केरोसिन व्हेल ऑयल से 15 गुना सस्ता था और बस दुनिया अंधेरे से बाहर आ गई। रात में भी लाइट्स चलने लगी। लोग बिना डर के बाहर निकलने लगे। अब एक और एंगल समझो। रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, इसलिए मीट, फिश और फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज होता था। सॉल्ट की डिमांड बहुत हाई थी। सी सॉल्ट सफिशिएंट नहीं था, इसलिए अमेरिका में अंडरग्राउंड रॉक सॉल्ट माइनिंग होती थी। लेकिन माइनिंग के दौरान एक प्रॉब्लम थी। जमीन के अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता था। उसकी स्मेल इतनी खराब होती थी कि वर्कर्स सह नहीं पाते थे। कंपनीज के लिए ये ऑयल एक हेडेक था। वो इसे निकालकर रिवर्स में फेंक देते थे। लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि ये वाटर पर फ्लोट करता है और फायर लगने पर जलता है। इसलिए कुछ लोग इसे मेडिसिन की तरह बेचना शुरू कर दिया। इसी दौरान जॉर्ज बिसल नाम का एक स्टूडेंट इसे देखता है। उसे समझ आता है कि इससे केरोसिन जैसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर इसे बिजनेस बनाना चाहता है। जेम्स टाउनसेंड नाम का इन्वेस्टर ऑयल सैंपल को येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेंजामिन सिलीमैन से टेस्ट करवाता है। टेस्ट में कंफर्म होता है कि डिस्टिलेशन से इससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तुरंत टाउनसेंड पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी शुरू करता है। अब चैलेंज था ऑयल निकालना।
इसके लिए एडविन ड्रेक को हायर किया गया। वो एक नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉई था, लेकिन ऑयल में इंटरेस्ट था। उसे साल का $1000 सैलरी दिया गया। ड्रेक ने विलियम स्मिथ नाम के ब्लैकस्मिथ को भी साथ लिया। दोनों पेंसिल्वेनिया के टाइटसविल में ड्रिलिंग शुरू करते हैं। महीनों तक मेहनत की, लेकिन ऑयल नहीं मिला। एक इंसिडेंट सिर्फ ने अमेरिका ग्राउंड का वाटर इतिहास भर बदल जाता दिया। था। न्यूज़ पैसे फैल गई खत्म होने और लगे। पेंसिल्वेनिया कंपनी में ने हर सपोर्ट जगह बंद कर ऑयल दिया ड्रिलिंग और शुरू हो लोग गई। ड्रेक का मजाक टाइटसविल का उड़ाने नाम लगे। बदलकर उसे ऑयल सिटी रख दिया क्रेजी गया। ड्रेक कहा गया। रोज के लेकिन उसने 4,500 हार नहीं बैरल्स मानी। ऑयल निकालते थे। उसने आयरन लेकिन पाइप्स 4 सालों डालकर में ग्राउंड वो वाटर को 30 ब्लॉक लाख किया बैरल्स और तक बढ़ ड्रिलिंग गया। जारी रखी। देखते ही देखते फाइनली टेक्सास, 27 अगस्त कैलिफोर्निया जैसे जगहों में भी 1859 को ऑयल मिलने से 69 अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन पड़ गई। अमेरिका वाले इस ऑयल से रिच बन रहे थे, तो क्या बाकी दुनिया चुप बैठती? यूरोप कंट्रीज, खासकर ब्रिटिश लोग, पूरी दुनिया में ऑयल ढूंढना शुरू कर दिए। 20वीं सदी की शुरुआत में उनकी नजर मिडिल ईस्ट पर पड़ी। एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ईरान में पूरे 10 साल तक अपनी जान जोखिम में डालकर ऑयल ढूंढता रहा। आखिरकार 1908 में वहां ऑयल मिल गया। बस फिर क्या था, ब्रिटिश लोग तुरंत वहां जम गए। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के नाम से कंपनी बनाकर ईरान के ऑयल पर कंट्रोल शुरू कर दिया। ऑयल ईरान में निकलता था, लेकिन प्रॉफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी। ईरान को बहुत कम पैसे मिलते थे। दशकों तक ये एक्सप्लॉयटेशन देखकर ईरान के लोग भड़क गए। आखिरकार 1951 में ईरान गवर्नमेंट ने सारे ऑयल इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दिए और ब्रिटिश लोगों को देश से निकाल दिया। यहीं से मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स ने नया टर्न लिया। अब मिडिल ईस्ट बोलते ही एक और नाम आता है, सऊदी अरेबिया। आज सऊदी अरेबिया मतलब लग्जरी बिल्डिंग्स, बुगाटी कार्स, गोल्ड प्लेटेड आइटम्स इस्तेमाल करने वाले शेख। लेकिन 1930 के दशक में सऊदी की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ रेगिस्तान, बारिश नहीं, खेती नहीं, खाने के लिए बस खजूर और ऊंट का दूध। लोग काम के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट होते थे। मक्का मदीना आने वाले पिलग्रिम से थोड़ा बहुत इनकम आता था। दुनिया के सबसे गरीब देशों में सऊदी भी एक था। लेकिन 1938 में सब कुछ बदल गया। अरेमको नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने सऊदी के दमम एरिया में पहली बार ऑयल खोजा। और वो भी साधारण ऑयल नहीं, जहां ड्रिल करते वहां से नदियों की तरह ऑयल निकलता था। बस उसी एक डिस्कवरी से सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। आज पूरी दुनिया उनकी कंडीशंस पर चलती है। वजह है उनके नीचे का ब्लैक गोल्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हर कंट्री अपने हिसाब से ऑयल निकालकर मार्केट में बेचने लगी। सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऑयल प्राइसेस गिरने लगे। तब 5 कंट्रीज, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, ने समझा कि ऐसा चलता रहा तो नुकसान होगा। सितंबर 1960 में बगदाद में मीटिंग हुई। वहीं पर एक पावरफुल ग्रुप बना, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करने लगी कि दुनिया को कितना ऑयल देना है और किस प्राइस पर देना है। बाद में इसमें 8 और कंट्रीज जुड़ गईं, टोटल 13 हो गईं। इस ऑर्गेनाइजेशन की पावर दुनिया को कब समझ आई? 1973 में, जैसा शुरुआत में बताया। उस समय सीरिया और इजिप्ट इजराइल से वॉर कर रहे थे। अमेरिका और जापान जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल को सपोर्ट किया। इससे नाराज होकर ओपेक के अरब कंट्रीज ने बड़ा डिसीजन लिया। जो कंट्री इजराइल को सपोर्ट करेगी उसे एक बूंद ऑयल नहीं देंगे। एम्बार्गो लगा दिया। कुछ महीनों में ही $3 वाला ऑयल बैरल $12 हो गया। अमेरिका जैसे सुपर पावर में रिसेशन आ गया। इंडिया भी इस क्राइसिस से बुरी तरह प्रभावित हुआ। उस टाइम इंडिया में इम्पला और वोक्सहॉल जैसी बड़ी अमेरिकन कार्स चलती थीं, लेकिन पेट्रोल महंगा होने से वो बंद हो गईं और फ्यूल एफिशिएंट फिएट कार्स का यूज बढ़ गया। फिर 1979 में ईरान रेवोल्यूशन और ईरान इराक वॉर के दौरान भी ऐसा क्राइसिस आया। तब ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। 1981 तक एक बैरल $32 पहुंच गया। हिस्ट्री में ऑयल प्राइसेस ज्यादातर बढ़ते ही रहे हैं, कभी अचानक क्रैश नहीं हुए। लेकिन 2020 में कुछ अनहर्ड हुआ। पहली बार ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हो गए। एक बैरल -$37 तक गिर गया। मेन रीजन था कोविड-19 पैंडेमिक। लॉकडाउन से पूरी दुनिया रुक गई। फ्लाइट्स, ट्रेन्स, कार्स सब बंद। डिमांड जीरो। लेकिन प्रोडक्शन पहले ही हो चुका था। स्टोरेज के लिए टैंकर्स नहीं थे। स्टोरेज कॉस्ट ऑयल प्राइस से ज्यादा हो गई।
ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन कम करना चाहती थी, लेकिन रशिया ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, स्टोरेज नहीं था। रिजल्ट, सेलर्स खुद पैसे देकर बायर्स को ऑयल लेने को कह रहे थे। इतिहास में ये एक ही बार हुआ, इसके अलावा डिमांड कभी इतनी नहीं गिरी। आज भी डिमांड बढ़ रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लोग सोचते हैं अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऑयल के लिए इन्वॉल्व होता है, लेकिन अमेरिका के पास खुद बहुत ऑयल है। फिर भी इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि ऑयल आज भी डॉलर्स में ट्रेड होता है। इससे डॉलर की वैल्यू बनी रहती है और यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है। अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज अपने करेंसी में ऑयल बेचना शुरू कर दें तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, मतलब यूएस इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। और क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड है और ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, जो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई वॉर्स लड़े। आज भी वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका इन्वॉल्व रहता है। आज भी अमेरिका इराक के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। एक टाइम वेल्स को मारकर ऑयल लेने वाला अमेरिका आज भी उसी कंट्रोल मेंटालिटी को जारी रखे हुए है। तो ये थी ऑयल डिस्कवरी के पीछे की पूरी हिस्ट्री। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक करो। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।